नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। बिहार स्टेट 2024 का जो न्यू वैकेंसी है उसके लिए आपको म्यूजिक क्लास पुनः स्टार्ट कर दिए गए हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हम शून्य से लेकर के बीपीएससी तक अर्थात किसी भी प्रकार का यदि आप म्यूजिक पेपर का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट का तैयारी कर रहे हैं तो 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन टैली करेंगे। प्रतिदिन सुबह 8 बजे क्लास ऑन किए जाएंगे, क्लास लिए जाएंगे। आप हमारे साथ जरूर जुड़ें और प्रत्येक प्रश्न का विश्लेषण हम बारीकी से करेंगे। इस प्रकार आज का प्रथम प्रश्न पर मित्रों ध्यान देंगे। कोमल रे एवं तीव्र माध्यम के साथ अन्य शुद्ध स्वरों का प्रयोग किस थाट में किया जाता है? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा आपको मारवा थाट में। किस में किया जाता है? मारवा थाट में। इसका हम व्याख्या पर ध्यान देंगे। कोमल रे एवं तीव्र माध्यम के साथ अन्य शुद्ध स्वरों का प्रयोग मारवा थाट में किया जाता है। मारवा राग मारवा थाट का आश्रय राग है। इस राग में रे वादी तथा घ संवादी माना जाता है। पूर्वी थाट में रे ध कोमल में तीव्र प्रयोग किया जाता है। भैरवी थाट में रे ग ध नी स्वर कोमल लगते हैं तथा कल्याण थाट में केवल तीव्र म का प्रयोग किया जाता है और शेष स्वर शुद्ध होते हैं। शेष क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे कि ध्यान दीजिएगा, तंत्रवाद सितार के लिए कौन सही नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो नंबर 1 में आपका ऑप्शन है, इसमें 7 मुख्य तार होते हैं। ये भी आपका गलत है। ठीक है। इसके बाद है, इसमें पर्दे बंद होते हैं। सी में आपका ऑप्शन है, यह अवनद्धवाद का प्रकार है। यही आपका सही नहीं है। इसका व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे। सितार अवनद्धवाद का प्रकार नहीं है। सितार एक तंत्रवाद है जिसमें सितार में मुख्य तार कितने होते हैं? 7 होते हैं। मुख्य तार होते हैं। ठीक है। मुख्य तार कितने होते हैं? 7। सितार में पर्दे बंधे हैं तथा सितारवाद पर ही झाला बजाया जाता है। अति महत्वपूर्ण आपका है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्नों पर ध्यान देंगे हम लोग। कहा जाता है कि सितार का विकास इस वाद्य से हुआ है। मतलब सितार का विकास जो है किस वाद्य से हुआ है? तानपुरा से, एक तारा से, वीणा से या इसरा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, वीणा से हुआ। किससे हुआ? इसका व्याख्या पढ़ेंगे। सितार का विकास वीणा वाद्य के द्वारा हुआ है। सितार और वीणा एक तत्वाद्य है। वाद्य के प्रकार कितने हैं? 4 प्रकार है वाद्य के प्रकार। तो आपको सितार और वीणा जो है से तत्वाद्य है। ठीक है। अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए बारीकी से। इनमें से एक प्रसिद्ध सितार वादक कौन है? इनमें से एक प्रसिद्ध सितार वादक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा पंडित निखिल बनर्जी सितार वादक हैं। ठीक है। पंडित निखिल बनर्जी क्या है? सितार वादक है। मतलब सी नंबर आपका आंसर क्या है? सही है। इसका व्याख्या हम लोग देखेंगे। पंडित निखिल बनर्जी एक सितार वादक हैं। पंडित किशन महाराज जो है से तबला बजाते हैं। पंडित किशन महाराज क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। उस्ताद अमजद अली खां सरोद वादक हैं। उस्ताद अमजद अली खां क्या बजाते हैं? सरोद वादक हैं। तथा पंडित जसराज साहब जो है सब प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं। चारों के चारों ऑप्शन को बारीकी से डिटेल्स में आपको बताते चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों आपको, लक्ष्मी ताल में कुल कितनी मात्राएं होती है? लक्ष्मी ताल में कुल कितनी मात्राएं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मात्रा होती है। लक्ष्मी ताल में कुल कितनी मात्राएं होती है? 8 मात्राएं होती है। इसका व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे मित्रों कि लक्ष्मी ताल में 8 मात्राएं होती है। लक्ष्मी ताल तबले की ताल है। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि लक्ष्मी ताल किसकी ताल है? तबले की ताल है। इस ताल में 9 विभाग होते हैं और 10 मात्रा की झपताल और 17 मात्रा की शिखर
ताल और 28 मात्रा की ब्रह्मा ताल होती है। एग्जाम में आपको पूछा जा चुका है कि ब्रह्मा ताल की कितनी मात्राएं होती है, तो 28 मात्रा होती है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों पर ध्यान देंगे। निम्न में से किस शब्द का प्रयोग सितार में नहीं होता है? निम्न में से किस शब्द का प्रयोग सितार में नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खुला बाज। ठीक है, बी नंबर, खुला बाज का प्रयोग सितार में नहीं होता है। अब हम लोग जानेंगे कि खुला बाज का प्रयोग कहाँ पर होता है। ठीक है, तो खुला बाज शब्द का प्रयोग सितार में नहीं होता है बल्कि तबले में होता है। कहाँ होता है? तबले में होता है। खुला बाज का प्रयोग जो शब्द है कहाँ होता है? तबले के साथ होता है। ठीक है, कण शब्द का प्रयोग मिंड के साथ होता है। कण शब्द का प्रयोग मिंड शब्द और कृतंत शब्द का प्रयोग सितार में किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों पर मित्रों ध्यान देंगे। राग केदार किस थाट का है? राग केदार किस थाट का है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कल्याण थाट का, सी नंबर। राग केदार किस थाट का है? कल्याण थाट का है। हम लोग ध्यान देंगे इसके डिस्कशन पर। राग केदार कल्याण थाट का राग है। ठीक है, अगला है खमाज राग। तो खमाज राग जो है खमाज थाट का है, और भैरव राग भैरव थाट का है, तथा बिलावल राग बिलावल थाट का ही है। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। खमाज आपका जो है खमाज थाट का ही है, भैरव राग आपका भैरव का ही है, और बिलावल राग जैसे बिलावल थाट का ही है। अगला प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे बारीकी से। राग मारवा का उत्सर्जित स्वर है। राग मारवा का वर्जित स्वर कौन होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो याद आपको रखना है कि राग मारवा का वर्जित स्वर जो आपका है प होता है। कौन होता है? प, सी नंबर। राग मारवा का वर्जित स्वर क्या होता है? प होता है। देखिए डिस्कशन इसका। राग मारवा का वर्जित स्वर प माना जाता है। मारवा राग का मारवा थाट राग है। मारवा राग का वादी स्वर रे और संवादी स्वर ध होता है। मारवा राग का वादी स्वर जो है रे है और संवादी स्वर क्या है? ध है। मारवा राग को दिन के अंतिम प्रहर में गाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आपका है। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि मारवा राग को किस प्रहर में गाया जाता है? तो दिन का अंतिम प्रहर में गाया जाता है। मारवा राग में तीव्र म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए। राग मियाँ मल्हार के गाने का समय क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। राग मियाँ के मल्हार के गाने का समय है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों राग मियाँ के मल्हार गाने का समय जो है से मध्य रात्रि में। कब है? मध्य रात्रि में इसको गाया जाता है। डिस्कशन पर ध्यान देंगे। राग मियाँ मल्हार के गाने का समय मध्य रात्रि माना जाता है। मियाँ मल्हार राग को काफी थाट में रखा गया है। किस थाट में रखा गया है? काफी थाट में रखा जाता है। मियाँ मल्हार अंग की गायिका है। मियाँ मल्हार राग एक वादी स्वर है। ठीक है, अगला प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। राग जोग किस थाट का राग है? राग जोग किस थाट का राग है? तो इसका आंसर हो जाएगा काफी। ठीक है, राग जोग किस थाट का राग है? तो काफी थाट का राग है। इसकी व्याख्या पर हम लोग ध्यान देंगे। राग जोग काफी थाट का राग है जिसका प्रचार हाल ही में हुआ है। जोग राग में दोनों गंधार लगते हैं। निषाद कोमल है और ऋषभ व धैवत वर्जित है। अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं। जोग राग की जाति औडव औडव है मानी जाती है। ठीक है, जोग राग के आरोह में शुद्ध स्वर गंधार तथा अवरोह में कोमल गंधार स्वर का प्रयोग होता है। जोग राग खमाज असावरी तथा विलावल थाट का राग नहीं माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका मित्रों मतंग द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। मतंग द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। आपको बताना है कि मतंग साहब द्वारा रचा हुआ इनमें से कौन सी ग्रंथ है। तो आपको बताते हैं कि मतंग साहब बृहदेशी के लेखक जो है से मतंग साहब है। बृहदेशी के लेखक कौन है? मतंग साहब है। इसके व्याख्या पर ध्यान दीजिए।
मतंग द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ बृहदेशी, इस ग्रंथ को 6ठी शताब्दी में लिखा गया था। पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि बृहदेशी किस शताब्दी में लिखा गया था, तो 6ठी शताब्दी में लिखा गया था। बृहदेशी ग्रंथ में किन्नरी वीणा तथा द्वादश मूर्छना के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। संगीत परिजात पर हम लोग चलेंगे, तो संगीत परिजात ग्रंथ के लेखक है अहोबल साहब। संगीत परिजात यहाँ पर है, संगीत परिजात के लेखक कौन है? अहोबल साहब। तथा संगीत दर्पण के लेखक हैं दामोदर गुप्त। संगीत दर्पण के लेखक कौन है? दामोदर गुप्त। अगला प्रश्न पर मित्रों बारीकी से ध्यान देंगे। राग दुर्गा की जाति क्या है? तो राग दुर्गा की जो जाति है औडव है। ठीक है, राग दुर्गा की जाति क्या है? औडव। यहाँ व्याख्या देखिए, राग दुर्गा की जाति औडव मानी जाती है। राग दुर्गा विलावल थाट का राग है। दुर्गा राग में गंधार और निषाद स्वर वर्जित हैं। इस राग में का वादी स्वर म तथा संवादी स्वर स है। ठीक है, दुर्गा राग का गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर माना जाता है। पूछ सकता आपसे है कि दुर्गा राग कब गाया जाता है, तो रात्रि का दूसरा प्रहर में इसको गाया जाता है। दुर्गा राग के मुख्य स्वर इस प्रकार हैं: स रे म प ध सा, या फिर सा ध म रे स। दुर्गा राग की जाति संकीर्ण होती है और संपूर्ण तथा औडव नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान देंगे। यदि षडज की आंदोलन संख्या 240 हो तो तार षडज की आंदोलन संख्या क्या होगी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 480। डी नंबर 2 गुना हो जाता है। ठीक है, इसका व्याख्या पर ध्यान देंगे कि यदि षडज की आंदोलन संख्या 240 तो तार षडज की आंदोलन संख्या 480 हो जाती है। 270 शुद्ध रे की और 288 कोमल गंधार की और 432 कोमल निषाद की आंदोलन संख्या मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान देंगे। तंत्रवाद सितार में कितने चिंकारी के तारों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2, मतलब बी। ठीक है, तंत्रवाद सितार में चिंकारी के तारों का प्रयोग 2 तारों का प्रयोग किया जाता है। चिंकारी के तार पर झाला बजाया जाता है। चिंकारी के पहले तार को छोटी चिंकारी और दूसरे तार को बड़ी चिंकारी कहते हैं। ठीक है, सितारवाद को मिजराब के द्वारा बजाया जाता है। सितार में मुख्यतः 7 तार होते हैं। सभी प्रश्नों को बहुत ही डिटेल्स तरीका से आपको विश्लेषण कर दिया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, तंत्रवाद सितार में कितने चिंकारी के तारों का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो तंत्रवाद सितार में कितने चिंकारी तारों का प्रयोग किया जाता है? तो अभी तुरंत हमको बताए थे कि तंत्रवाद में 2 चिंकारी तारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका रिपीट है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। इनमें से कौन सा राग अमीर खुसरो की रचना नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा राग है जो अमीर खुसरो साहब की रचना नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा हंस ध्वनि। हंस ध्वनि अमीर खुसरो साहब की रचना नहीं है। बाकी सहाना अमीर खुसरो की रचना है, पुरिया अमीर खुसरो की रचना है और पूर्वी भी जो है से अमीर खुसरो साहब की रचना है। ध्यान दीजिए इसके व्याख्या पर कि हंस ध्वनि राग को अमीर खुसरो की रचना नहीं मानते हैं। अमीर खुसरो ने सहाना, पुरिया तथा पूर्वी राग की रचना की है। अमीर खुसरो ने सितार, तबला तथा कई अन्य रागों का आविष्कार भी किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए। विष्णु नारायण भारत खंडे जी का जन्म कब हुआ था? ए में आपका है 822, बी में आपको 1860 और सी में 1868 और डी में आपको 1885। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 अगस्त
10 अगस्त 1860 में पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे साहब का जन्म हुआ था। इसकी व्याख्या पर हम लोग ध्यान देंगे। पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे का जन्म मुंबई के बालकेश्वर नामक स्थान पर 10 अगस्त 1860 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। भारत खंडे जी ने कुछ ग्रंथ की रचना की है। 10 थाट मानते हैं, और इन्होंने कितने थाट माने हैं? 10 थाट माने हैं। भारत खंडे जी हिंदुस्तानी स्वर लिपि पद्धति की स्थापना भी की थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए। अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? सारंग देव, भरत साहब, भारत खंडे साहब या मतंग साहब? तो बच्चों इसका हो जाएगा भारत खंडे साहब, सी नंबर। अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? तो भारत खंडे साहब। यहाँ देखिए व्याख्या में ध्यान देंगे। अभिनव राग मंजरी के लेखक भारत खंडे जी हैं। सारंग देव जी ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना किए हैं। भरत जी ने नाट्यशास्त्र की रचना की है। और मतंग साहब ने विदेशी नामक ग्रंथ की रचना की है 6ठी शताब्दी में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नों पर मित्रों ध्यान देंगे। संगीत परिजात के लेखक हैं। तो संगीत परिजात के लेखक आपको अहोबोहल साहब हैं। ठीक है। इसका व्याख्या पर हम लोग ध्यान देंगे। संगीत परिजात ग्रंथ की रचना अहोबल जी किए हैं। इस ग्रंथ की रचना मतलब संगीत परिजात की ग्रंथ की रचना 1665 ईस्वी के उत्तरार्ध में लिखा गया है। मतंग जी ने विदेशी तथा नारद साहब ने संगीत मरकंद की रचना की है। और सदारंग एक गायक हैं। सदारंग क्या है? गायक हैं। ठीक है। अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान देंगे। धमार की बियाड़ लय एक आवर्तन में से कितनी मात्रा छोड़कर शुरू होती है? ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। कितनी मात्रा छोड़कर शुरू होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 6 मात्रा छोड़कर शुरू होती है, बी नंबर। इसकी व्याख्या पर ध्यान देंगे। धमार ताल की बियाड़ होगा। बियाड़ लय एक आवर्तन में सम से 6 मात्रा छोड़कर शुरू होगी। ठीक है। ध्यान दीजिएगा। 14 गुना 7, 14 चौका 56/7, मतलब इसका व्याख्या आपको किया गया है। नेक्स्ट प्रश्नों पर बच्चों ध्यान देंगे। सितार में कुल कितने तार होते हैं? अभी कुछ देर पहले ही बताया गया है कि सितार में कुल कितने तार होते हैं। तो सितार में कुल 7 तार होते हैं, डी नंबर। सितार में कुल कितने तार होते हैं? 7 तार होते हैं। इसका व्याख्या पढ़ेंगे हम लोग। सितार में कुल 7 तार होते हैं, 7 तार होते हैं। सितार एक तत्वाद्य है। तत्व, ठीक है, जिसमें तार होता है उसको तत्वाद्य बोला जाता है। सितार को जो है मिजराब के द्वारा बजाया जाता है। सितार को किससे बजाया जाता है? मिजराब के द्वारा बजाया जाता है। सितार में तरब के कुल 11 तार हैं। ये भी आपको एग्जाम में पूछता है कि सितार में तरब के कुल कितने तार हैं। तो 11 टिक आउट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नों पर मित्रों ध्यान देंगे। सितार के प्रथम तार को कहते हैं। सितार के प्रथम तार को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ठीक है। तो सितार के प्रथम तार को बाज कहते हैं। क्या कहते हैं? बाज कहते हैं। सितार के प्रथम तार को क्या कहते हैं? बाज कहते हैं। और दूसरे तार को चिंकारी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। सितार के प्रथम तार को बाज का तार कहते हैं। छठा और 7वां तार को चिंकारी का तार कहते हैं। और दूसरा तथा तीसरे नंबर के तार को जोड़ी का तार कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि पहला तार को बाज बोला जाता है, दूसरा और तीसरा तार को आपको जोड़ी का तार बोला जाता है, और छठा और 7वां तार को चिंकारी का तार कहा जाता है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, सितार में पीतल के तार होते हैं। सितार में पीतल के तार जो होते हैं कितने नंबर पर होते हैं? तो दूसरा और तीसरा का है, बी नंबर। ठीक है। सितार में जो पीतल के तार होते हैं दूसरा और तीसरा नंबर का तार पीतल के तार बने होते हैं। पीतल का तार का बना होता है। सितार में दूसरा और तीसरा तार पीतल का होता है। सितार एक तत्वाद्य है। इसे मिजराब की सहायता से बजाई जाती है। सितार के तार पीतल और स्टील के बने होते हैं। आपको बीपीएससी एग्जाम में पूछा भी गया है कि सितार के तार किसके किसके मिश्रण से बने होते हैं? तो पीतल और स्टील के मिश्रण से बने होते हैं। अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान देंगे। सितार में
दो स्वर को एक दूसरे के बाद शीघ्रता से बजाने को क्या कहते हैं? सितार में दो स्वरों को एक दूसरे के साथ शीघ्रता से बजाने को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों बताइए क्या हो। तो इसका आंसर आपका है जमजमा, बी नंबर। ठीक है, व्याख्या पर ध्यान दीजिए। सितार में दो स्वरों को एक दूसरे के बाद शीघ्रता से बजाने को जमजमा कहते हैं। जमजमा शब्द का प्रयोग सितार वाद्य में ही किया जाता है। ठीक है, जमजमा शब्द का प्रयोग सितार वाद्य में ही किया जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि जमजमा शब्द का प्रयोग कौन सी वाद्य में किया जाता है? तो सितार में किया जाता है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ताल की 10 प्राण तालिका में लय रहता है। ठीक है, ताल की 10 प्राण की तालिका में लय रहता है। इसका आंसर हो जाएगा 8वें स्थान, मतलब डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए कि देसी ताल का चौथा प्राण है। देसी ताल का चौथा प्राण है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आप अंग, डी नंबर। क्या हो जाएगा? अंग। देसी ताल का चौथा प्राण अंग है। जाति का स्थान छठा है। ग्रह का स्थान आपको 5वां है और लय का स्थान आपको 8वां माना जाता है। लय का स्थान को क्या माना जाता है? 8वां माना जाता है। देखिए यहाँ पर दिया भी था कि ताल की 10 प्राण तालिका में लय कहाँ है, तो 8वां स्थान पर यहाँ दिया ना है। उसी प्रकार आपको प्रश्न दे सकता है कि ध्यान दीजिएगा, जाति जैसे किस स्थान पर आता है लय में, तो छठा स्थान पर आता है। ग्रह जो है लय में कैवें स्थान पर आता है, तो 5वां स्थान पर आता है। और लय का 8वां स्थान जो है से माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि दाहिने तबले को अधिक चढ़ाने उतारने के लिए इस पर आघात करते हैं। ठीक है, दाहिने तबले को अधिक चढ़ाने उतारने के लिए इस पर आघात करते हैं, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, गजराज, सॉरी गजरा पर। क्या हो जाएगा? गजरा, मतलब एप्पल। ठीक है, दाहिने तबले को अधिक चढ़ाने उतारने के लिए हम किस पर आघात करते हैं, तो गजरा पर करते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी है डिस्क्रिप्शन में कि दाहिने तबले को अधिक चढ़ाने उतारने के लिए गजरा पर आघात करते हैं। अगला प्रश्न आपका है, तबले के मुख्य कितने घराने हैं? तो तबले के मुख्य जो है सबको 6 घराने हैं। कितने घराने हैं? तबले के मुख्यतः 6 घराने हैं। 6 घरानों का आपको नाम बता देते हैं। दिल्ली घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, अजराड़ा घराना, 5वां है फर्रुखाबाद घराना और 6ठा है पंजाब घराना। ठीक है, ये तबले के घराना आपका है, आपको पूछ सकता है एग्जाम में। तबले के दिल्ली बाज का दूसरा नाम क्या है? तबले के दिल्ली बाज का दूसरा नाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा इसको बारीक। किनारा बाज, बॉल। क्या है? किनारा बाज। इसका डिस्क्रिप्शन पर ध्यान दीजिए, व्याख्या पर। दिल्ली बाज का तबले में दूसरा नाम किनारा बाज है। दिल्ली बाज को सर्वप्रथम एवं प्राचीन बाज भी कहते हैं। पूछ सकता आपको है कि सबसे प्राचीन बाज कौन सा है, तो दिल्ली बाज है, या सर्वप्रथम बाज उसी को बोला जाता है। इस बाज के संस्थापक, मतलब तबले बाज के संस्थापक सिद्धार खां माने जाते हैं। तबले बाज के संस्थापक कौन है? तो दिल्ली बाज के संस्थापक आपको सिद्धार खां माने जाते हैं। अजराड़ा बाज को आड़ी लय का बाज तथा पंजाब को खुला बाज भी कहते हैं। अगला प्रश्न पर मित्रों बारीकी से ध्यान दीजिए। तिहाई कितने प्रकार के होते हैं? तिहाई कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। तिहाई कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला को दमदार तिहाई बोलते हैं और दूसरा को बेदमदार तिहाई बोलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि तिहाई कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट को दमदार तिहाई और सेकेंड को बेदमदार तिहाई कहते हैं। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे, किस घराने के बाज को पेशकारा या फिर कायदा और रेले को अधिक महत्व दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दिल्ली घराना को। इसको
दिल्ली घराना को। व्याख्या पर ध्यान दीजिए। दिल्ली घराने के बाज में पेशकारा, कायदा और रेले का अधिक महत्व दिया जाता है। दिल्ली घराने में 2 उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। दिल्ली घराने को सर्वप्रथम घराना भी माना जाता है। ठीक है। पंजाब तथा अजराडा तथा फर्रुखाबाद में पेशकारा, कायदा और रेले का अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। दिल्ली घराने के संस्थापक सिद्धार्थ खां माने जाते हैं। पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि दिल्ली घराने के संस्थापक कौन है, तो सिद्धार्थ खां है। अगला प्रश्न आपका है, किस घराने के तबले का बाज पूर्णतः पखावज पर आधारित है? किस घराने के तबले का बाज पूर्णतः पखावज पर आधारित है? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा पंजाब घराना। क्या हो जाएगा? पंजाब घराना। यही देखिए आपका पखावज है। ठीक है। कहने के मतलब व्याख्या पर हम लोग ध्यान देंगे। पंजाब घराने के तबले का बाज पूर्णतः पखावज पर आधारित है। पंजाब घराने में खुले बोलों का बंद करने बजाने की प्रथा प्रचलित है। बनारस, फर्रुखाबाद और अजराडे घराने के तबले का बाज पूर्णतः पखावज पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों ध्यान देंगे। ताल में समय नापने की रीति को क्या कहते हैं? ताल में समय मापने की रीति को काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। व्याख्या पर ध्यान दीजिए। ताल में समय नापने की रीति को काल कहते हैं। मार्ग, यति और जाति ताल में समय नापने की रीति नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए बारीकी से। विकृति स्वरों की संख्या कितनी है? विकृति स्वरों की संख्या आपको 5 मानी गई है। कितना मानी गई है? 5 मानी गई है। ध्यान दीजिएगा। विकृति स्वरों की संख्या 5 होती है। विकृति स्वर 2 प्रकार की होती है। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि विकृति स्वर के कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार हैं। फर्स्ट आपका है तीव्र और सेकेंड आपका कोमल। कोमल स्वर 4 होता है तथा तीव्र स्वर 1 होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकृति स्वरों की संख्या कुल कितनी है? 5 होती है। ठीक है। पांचों कौन कौन है ये भी आप जान जाइए। रे, ग, ध, नि, म। यही पांचों क्या है? विकृति स्वर है। रे, ग, ध, नि, म। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन विकृति स्वर है, तो आपको याद होना चाहिए रे, ग, ध, नि, म। अगला प्रश्न पर बच्चों ध्यान देंगे। इनमें से आश्रय राग है। इनमें से आश्रय राग है, तो इसका आंसर हो जाएगा तोड़ी। क्या हो जाएगा? तोड़ी। तोड़ी राग तोड़ी थाट का आश्रय राग है। तोड़ी राग का वादी ध तथा संवादी स्वर ग माना जाता है। तोड़ी राग की जाति संपूर्ण मानी जाती है। पूछ सकता है एग्जाम में कि तोड़ी राग जो है किस जाति का है, तो संपूर्ण जाति का है। तोड़ी राग में रे, ग, ध स्वर कोमल और तीव्र म का प्रयोग किया जाता है। भैरवी राग भैरवी थाट का आश्रय राग है और बिहाग राग बिलावल थाट का आश्रय राग है। नेक्स्ट प्रश्नों पर बच्चों ध्यान देंगे। संगीत में श्रुतियों की संख्या कितनी है? तो संगीत में श्रुतियों की संख्या आपको 22 मानी गई है। कितनी है? 22 है। व्याख्या पर ध्यान दीजिए। संगीत में कुल 22 श्रुतियाँ होती है। इन्हीं 22 श्रुतियों में 12 स्वर की स्थापना की गई है और इन 12 स्वरों में 7 को शुद्ध स्वर तथा 4 को विकृति स्वर कहा गया है। ध्यान दीजिए फिर से। 22 श्रुति टोटल है जिसमें 12 स्वर की स्थापना इसी के अंतर्गत किया गया है। इनमें 12 स्वरों में 7 जो है से शुद्ध स्वर है और 4 जो है से विकृति स्वर है। ठीक है। हालांकि विकृति स्वर के कुल संख्या आपको 5 है। ठीक है। आप मिसप्रिंट किया हुआ तब ना 7 और 5 12 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ कितना होना चाहिए? 5 होगा। ठीक है। अगला प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए। कर्ण स्वर का अन्य नाम क्या है? कर्ण स्वर का अन्य नाम आपको स्पर्श स्वर है। कर्ण स्वर का अन्य नाम क्या है? स्पर्श स्वर है। इसकी व्याख्या पर बच्चों ध्यान दीजिए। कर्ण स्वर का अन्य नाम स्पर्श स्वर है। कर्ण स्वर का अर्थ है अपने मूल स्वर के अतिरिक्त अन्य स्वर को स्पर्श कर फिर अपने मूल स्वर पर आना। जैसे म विवादी स्वर, वर्जय स्वर,
तथा वक्र स्वर को कर्ण स्वर नहीं कहते हैं। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए, गजंपा ताल के कितने विभाग होते हैं? प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 विभाग होते हैं। कितने विभाग होते हैं? 4 विभाग होते हैं गजंपा ताल की। इसका व्याख्या पर ध्यान दीजिए, गजंपा ताल में 4 विभाग होते हैं। गजंपा ताल 15 मात्रा की ताल है। गजंपा ताल एक पखावज की ताल है। पूछ सकता है गजंपा ताल कैसी ताल है, तो पखावज की ताल है। ध्रुपद गायन में गजंपा ताल का प्रयोग किया जाता है। पूछा जा सकता है कि ध्रुपद गायन में किस ताल का प्रयोग किया जाता है, तो गजंपा ताल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, ब्रह्मा ताल की कितनी मात्राएं होती है? अभी कुछ देर पहले ही आपको हम जिक्र कर चुके थे। सभी व्याख्या पर आप बारीकी से यदि ध्यान देते हो तो 100% आपका एग्जाम निकल जाएगा, तो निकल जाएगा। तो ब्रह्मा ताल की कितनी मात्राएं हैं? तो 28 मात्रा मानी गई है। ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट आंसर आपको है, ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मा ताल की कितनी मात्राएं हैं? 28 मात्राएं। इसका हम व्याख्या पर ध्यान देंगे बच्चों। रुद्र ताल में दूसरी, छठी और 11वीं मात्रा पर खाली होती है। रुद्र ताल में 11 मात्राएं होती है। रुद्र ताल यहाँ पर होगा। रुद्र ताल को तबले पर बजाया जाता है। रुद्र ताल में 11 विभाग होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिए, लय के चाल क्रम को क्या कहते हैं? लय के चाल क्रम को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति कहते हैं। बारीकी से आपको याद कर लेना है कि लय के चाल क्रम को क्या कहते हैं, तो यति कहते हैं। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे कि लय के अंतर्गत, ठीक है, लय के अंतर्गत आरंभ, बीच तथा अंत में एक सी लय का होना यति का कौन सा प्रकार है? यति का कौन सा प्रकार है? आपको बताना है आंसर। ए में आपका मृदंग है, बी में आपका समा है, सी में आपको पिपीलिका है और डी में आपको गोपुच्छा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रवर समा हो जाएगा, बी नंबर। क्या हो जाएगा? समा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ताल में क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? ताल में क्रिया के कितने प्रकार होते हैं बताइए। इसका आंसर ये है आपका 2, 3, 4 या 5। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा एप्पल। ताल में क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 होते हैं। दोनों का नाम आपको बता देते हैं, शब्द क्रिया और निशब्द क्रिया। अब प्रश्न आता है कि शब्द क्रिया किसको कहेंगे? ठीक है, जिसको हम गिन सकते हैं, गिनकर प्रयोग करते हैं, उसे हम शब्द क्रिया कहते हैं। और निशब्द क्रिया कहने का मतलब है कि जिसे हम गिन नहीं सकते, बिना गिनकर प्रयोग करते, उसे निशब्द क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा, ताल की कितनी जातियां मानी गई है? माँ यहाँ पर होगा। ताल की कितनी जातियां मानी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 5, 6, 18, 7। तो क्या हो जाएगा? 5। ताल की कितनी जातियां मानी गई है? 5 मानी गई है। पांचों का नाम आपको जानना जरूरी है। तिसत्र जाति, चतस्त्र जाति, खंड और चौथा आपका मिश्र है और पांचवा आपका संकीर्ण है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, पांचों ताल का नाम आप याद कर लीजिए। तिसत्र, चतस्त्र, खंड, मिश्र और संकीर्ण पांचवा है। आपको बता देते हैं कि इसका मात्रा, तिसत्र में 3 मात्रा होती है, चतस्त्र में 4 मात्रा होती है और खंड में आपको 5 मात्रा होती है और मिश्र में आपका 6 मात्रा होती है और सातवां जैसे संकीर्ण है 5वां, तो संकीर्ण में आपका 7 मात्रा होती है। ये आपको याद रखना है। तिसत्र में 3, चतस्त्र में 4 और खंड में आपका 5 और मिश्र में 6 और संकीर्ण में कितनी मात्रा होती है? तो 7 मात्रा होती है। आगे ध्यान दीजिए, निश्चित काल से युक्त कलाओं को क्या कहते हैं? निश्चित काल से युक्त कलाओं को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों मार्ग कहते हैं। सी नंबर है। क्या हो जाएगा? मार्ग कहते हैं। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए, जिस स्थान से ताल का ठेका शुरू हो उसे क्या कहते हैं? जिस स्थान से ताल का ठेका शुरू हो उस स्थान को या फिर उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर बच्चों ध्यान दीजिएगा बारीकी से,
ए में आपका है खाली कहते हैं, बी में आपको ठेका कहते हैं, और सी में जो आपका है सम कहते हैं, और डी में आपको काल कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सम कहते हैं। क्या बोलते हैं? सम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए। ठीक है, सोमनाथ ने कितनी तालों का वर्णन किया है? तो सोमनाथ साहब ने 108 है, कितना? 108 तालों का वर्णन किए हैं। सोमनाथ साहब ने 108 तालों का वर्णन किए हैं। अगला प्रश्न आपका है कि तबले के मुख्य कितने वर्णन माने गए हैं? तबले के मुख्य कितने वर्णन माने गए हैं? तो इसका बताइए क्या आंसर होगा। तो ध्यान, ए में आपका ऑप्शन है 9, बी में है 15, सी में है 10 और डी में है 6। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 10। तबले के मुख्य कितने वर्णन माने गए हैं? तो 10 माने गए हैं। अगला प्रश्न आप पर ध्यान दीजिएगा। ताल के कितने प्राण कहे गए हैं? तो ताल के जो है 10 प्राण कहे गए हैं। ताल के कितने प्राण माने गए हैं, या ताल के कितने प्राण कहे गए हैं? तो 10 प्राण कहे गए हैं। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ताल में अंग कितने प्रकार के होते हैं? ताल में अंग कितने प्रकार के होते हैं? तो ए में आपका ऑप्शन है 6, बी में आपका ऑप्शन है 5, सी में आपका ऑप्शन है 8 और डी में आपका है 10। तो बताइए आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि 6। एक बार फिर से ध्यान दीजिए। ताल में अंग कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न आपको यहीं पर लास्ट किया गया। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बच्चों ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे, प्रातः 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आपके सगे संबंधित म्यूजिक पेपर का तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनको यह वीडियो ज़रूर आप भेज दें और उनको यह सूचना ज़रूर दे दें कि प्रतिदिन 8 बजे म्यूजिक के क्लास इस चैनल पर चलता है, ताकि वह भी अपना भविष्य एक सुनहरा बना सके। मेरा उद्देश्य है कि आपका भविष्य एक अच्छा जीवन से व्यतीत हो। आपका भविष्य बनाना ही बच्चों मेरा प्रथम कर्तव्य है। ठीक है, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।